हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड कि पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं और उसके डिफरेंट कंटेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या इन एब्सेंस ऑफ एनी रिटर्न एग्रीमेंट। के अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना हो, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन से प्रोविजंस एक्चुअली एप्लीकेबल होंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप डीड जो है वो एक टाइप की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म है और उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड होते हैं और वो एक कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस भी वर्क करता है। मींस अगर आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपकी पार्टनरशिप डीड सबसे पहले मांगेगी और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप फिर अपना डिसीजन वो लोगों को सुनाती है। कभी कभी ऐसा होता है, दो बातें होंगी। देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, उसमें या तो ये होगा कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड या तो पार्टनरशिप डीड होगी नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोर्ट ये अज्यूम करती है कि कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। ओरल एग्रीमेंट का कोई बेस कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। फाइन, तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है मींस देयर इज नो एग्रीमेंट। कोर्ट ये मानेगी कि कोई एग्रीमेंट नहीं, भले आपने कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आपने ओरली जो सब कुछ डिसाइड कर लिया, बट कोर्ट विल कंसीडर दैट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। या तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं है पूरी, हाँ इस ये जो पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, या फिर स्पेसिफिक प्रोविजन इज नॉट मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड। दूसरा ये हो सकता है कि डीड तो है, रिटर्न एग्रीमेंट है, बट कोई एक स्पेशल प्रोविजन जिसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, फाइन। अभी हम 4-5 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो या तो ये हो कि डीड ही नहीं हो, ठीक है, डीड नहीं है तो फिर तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, या फिर डीड हो बट वो स्पेशल प्रोविजन जिस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है वो स्पेशल प्रोविजन उस पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं हो। और फिर वही बोल रहा हूं मैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है मींस वो एग्रीमेंट ही नहीं है, वो कोई पॉइंट ही नहीं है। कोर्ट लीगली ये मानती है कि भाई ऐसा कोई पॉइंट अल्टीमेटली नहीं होगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का मतलब ये मत समझिएगा कि भाई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। इसका मतलब या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर ऐसा होगा कि पार्टनरशिप डीड है बट वो स्पेसिफिक प्रोविजन इस पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो फिर उसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। अब वो क्या प्रोविजन है, 5-6 प्रोविजन है, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रोविजन नंबर 1, प्रोविजन नंबर 1 इज इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए सबसे पहले होता है अगर फर्म के पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है या डीड तो है बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कोई प्रोविजन उसके अंदर मेंशन्ड और डिस्क्लोज नहीं है तो कोर्ट ये मानेगी कि भाई इनके बीच का जो रेशो है वो इक्वल होगा। भाई जैसे मान लें कि ABC 3 पार्टनर्स थे और उन्होंने डिसाइड किया कि रेशो 5:3:2 होगा, बट ये उन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया, ये डीड ही नहीं बनाई। तो उस केस में अगर इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब तक ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब तक वेल एंड गुड, बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और अब अगर ये कोर्ट में जाते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, तो कोर्ट बोलेगी भाई डीड लेकर आओ। आपने कहा डीड ही नहीं है या फिर डीड है बट उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है, तो कोर्ट बोलेगी भाई कि हमारा स्टैंडर्ड प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये बोलता है कि अगर डीड है तो ठीक है और नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल 1/3 1/3 1/3। 4 पार्टनर होंगे तो 1/4 1/4 1/4, 2 पार्टनर होंगे तो 1/2 1/2, 10 होंगे तो 1/10। तो पहला ये होगा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन्ड है तो वेल एंड गुड, नहीं मेंशन्ड है तो इट विल बी अज्यूम्ड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मस्ट बी इक्वल। पहला तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। सेकंड होता है इसमें नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, ये अब हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। बट देखिए एज पर द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अगर आप मेरा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का एक डेडिकेटेड वीडियो है आप उसको देखिएगा तो उसके अंदर बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट एंटिटीज। तो अगर हम यहां पर बोलेंगे तो पार्टनर्स है ना, लेट सपोज ABC एंड फर्म, दीज आर द 2 सेपरेट एंटिटीज। फर्म अलग है, पार्टनर अलग है।
बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है कि वॉट एवर कैपिटल पार्टनर्स आर इंट्रोड्यूसिंग इन द फर्म और वॉट एवर कैपिटल ओनर इज इंट्रोड्यूसिंग इन द बिजनेस दैट विल बी टर्म्ड एज अ लायबिलिटी और द लोन ऑन द फर्म। फर्म के ऊपर क्या मानी जाएगी? वो लोन मानी जाएगी उसमें। वैसे इस लायबिलिटी का, इस लोन का, कैपिटल का रिवॉर्ड जो होता है वो होता है प्रॉफिट, ठीक है। बट ड्यू टू सम सर्टेन कंडीशंस, वो क्या है मैं आपको आगे के वीडियोस के अंदर बता दूंगा। फर्म इज obliged टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। नेचुरली देखिए, पैसा पार्टनर ने फर्म में लगाया, फर्म के लिए लायबिलिटी है। जैसे अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो आई हैव टू पे इंटरेस्ट टू द बैंक। तो अगर फर्म ने पार्टनर से लोन बोले तो कैपिटल ली, तो उसके ऊपर फर्म इज एलिजिबल टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको हम बोलते हैं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों पे की जाती है? जस्टिफिकेशन पर्पज से, वो आगे की वीडियोस के अंदर अब आप देखेंगे उसमें। सुनिए, तो अगर डीड के अंदर या तो आप मेंशन करो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी 12% पर एनम, या तो ये मेंशन हो। अगर मेंशनड है तो वेल एंड गुड, नहीं मेंशनड है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन बोलता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड, मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। सिंपल सा रूल है, या तो डीड में मेंशन करो, उससे रिलेटेड रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर प्रोविजंस क्लियर करो। इफ नथिंग इज मेंशनड इट विल बी अज्यूम्ड दैट नो आईओसी विल बी पेड टू द पार्टनर्स। ये हमारा सेकंड प्रोविजन है। इन द सेम वे देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई यहां पर पार्टनर्स ने फर्म को पैसा दिया तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। इसी तरह से पार्टनर्स कभी कभी अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग क्या है, कैपिटल क्या इंट्रोड्यूस होती है, ओनर्स कैसे होते हैं, ये भी इससे भी रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं उसमें, ठीक, फाइन। अब जैसे पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया तो फर्म के ऊपर लायबिलिटी नहीं, पार्टनर के लिए एसेट। इन द सेम वे अगर फर्म से पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है तो फर्म ये मानती है कि नाउ इट इज द लोन विच इज प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स। अब लोन पार्टनर ने लिया है फर्म से, तो नाउ पार्टनर विल पे इंटरेस्ट ऑन दिस ड्रॉइंग्स। तो पॉइंट नंबर 3 है नो आईओडी विल बी चार्ज्ड। आईओडी मींस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हाँ शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं मैं उसमें। तो देखिए, अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, एग्रीमेंट है और उसमें लिख दिया है कि 10% आईओडी विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या कहा कि भाई एविडेंस की तरह काम करेगा। बट अगर आपके पास या तो डीडी नहीं है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड कोई प्रोविजन उसके अंदर मेंशन नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि भाई आईओडी विल नॉट बी पेड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। फर्म उनके ऊपर कोई आईओडी चार्ज नहीं कर सकती। तो फर्स्ट पॉइंट इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड नो आईओसी, थर्ड पॉइंट इज नो आईओडी, फोर्थ पॉइंट नो सैलरी और वी कैन से नो रेम्यूनरेशन। अगर पार्टनर फर्म के लिए, देखिए एक पार्टनर अपनी फर्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। आगे के वीडियोस में आपको समझ आएगा, हम इसको आराम से डिस्कशन करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस चार्ज एंड अप्रोप्रिएशंस, ठीक है ना, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एक ही पार्टनर फर्म में बहुत सारे रोल प्ले करता है। क्या होता है? ही इज अ कैपिटल प्रोवाइडर होगा तो ओनर होगा। ही इज एन एसेट प्रोवाइडर, कोई एसेट दे देगा किराए पे, रेंट लेगा उससे। ही इज अ लोन प्रोवाइडर, लोन दे देगा। एंड बिसाइड्स ही इज ऑल्सो अ सर्विस प्रोवाइडर, फर्म को अपनी तरफ से कोई सर्विसेज देगा। लेट्स सपोज 3 partners are there, A, B, C. A is working as an accountant, कि भाई ए बोलेगा कि मैं अकाउंटेंट का काम कर लेता हूं, बाहर से आप किसी भी अकाउंटेंट को मत बुलाइए, है ना। तो उस केस में ए बोलेगा कि अब अगर मैं अकाउंटेंट का काम कर रहा हूं तो यू हैव टू पे मी द रेम्यूनरेशन ऑफ अकाउंटेंट ऑल्सो। अकाउंटेंट को आप 15,000 देते हो, मुझे आप 12,000 रुपए रेम्यूनरेशन देना। इन द सेम वे इफ बी इज वर्किंग एज अ सेल्समैन, बी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ अ सेल्समैन टू द पार्टनरशिप फर्म, है ना। तो इस तरह से पार्टनर कुछ ना कुछ सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करते हैं। इस तरह की सर्विसेज जो कोई एक एम्प्लॉई फर्म को देगा उसी तरह की लेकिन क्योंकि पार्टनर्स आर द ओनर्स तो वो एम्प्लॉई हो नहीं सकते। तो इन दिस केस अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म को सर्विसेज देता है तो उससे कोई रेम्यूनरेशन लेता है, बट वो दैट रेम्यूनरेशन शुड बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो रूल क्या बोलता है, या उससे रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं है, डीडी नहीं है, तो रूल क्या बोलता है, नो सैलरी नो रेम्यूनरेशन। आप कितना ही काम करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, 24 आवर्स भिड़े रहो, कोई भी रेम्यूनरेशन फर्म पार्टनर्स को अल्टीमेटली नहीं देगी। इसका 5th पॉइंट है
ऑल पार्टनर्स शुड बी एक्टिव। मीन्स जैसे हमने पढ़ा एक्टिव पार्टनर्स होते हैं और डॉर्मेंट स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। तो अगर कोई डीड के अंदर मेंशन्ड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और नहीं तो कोर्ट ये मानेगी कि भाई ऑल पार्टनर्स शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द बिजनेस, कोई स्लीपिंग पार्टनर इसके अंदर अल्टीमेटली नहीं हो सकता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स पर्सनल लोन should be provided at the rate 6% per annum P dot A dot, ठीक है ना। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है, देखिए ये लोन नहीं है, इट इज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है जस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस, और कैपिटल लगाकर बंदे का स्टेटस ओनर का होता है। अगर बिसाइड्स कैपिटल किसी पार्टनर ने कोई लोन फर्म को दिया है, जैसे अगर मान लें कि एक फर्म की टोटल कैपिटल एबीसी ने मिलाकर 60 लाख रुपीस है, अब उनको 20 लाख रुपीस की फर्दर रिक्वायरमेंट है, बैंक में जा रहे हैं, तो मान लो किसी एक पार्टनर मिस्टर बी ने कहा कि भाई मेरे पास 20 लाख रुपीस एक्स्ट्रा है, वो मुझसे ले लो, आप बैंक से लोगे, बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे, मुझे इंटरेस्ट पे कर देना, फाइन। तो दिस इज कॉल्ड एज द पार्टनर्स पर्सनल लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर टू द फर्म, लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है। उस केस में वो इंटरेस्ट ऑन लोन जितना दिया जाएगा दैट आल्सो शुड बी मेंशन्ड इन व्हाट पार्टनरशिप डीड। अगर लिख दिया है कि 12% तो 12% दो, 15 तो 15%, 10 तो 10%। बट इन केस अगर उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है तो एक स्टैंडर्ड प्रोविजन है दैट 6% पर एनम इंटरेस्ट शुड बी पेड टू द पार्टनर अगेंस्ट हिज पर्सनल लोन, ठीक है ना। तो पार्टनर को उसके लोन पर हाँ, नॉट ऑन कैपिटल, लोन के ऊपर पार्टनर ने अगर कोई एडवांसेस अगर फर्म को दिए तो उसके ऊपर ही इज एलिजिबल टू गेट व्हाट 6% इंटरेस्ट पर एनम, फाइन। तो ये हमारे रूल्स थे जो कब लगते हैं, जब हमारे पास या तो पार्टनरशिप डीड ही नहीं होती, या डीड तो होती है बट उसके अंदर ये स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन नहीं होता, तो फिर उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के स्टैंडर्ड प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। क्या है? नंबर 1, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज, नो सैलरी और रेम्यूनरेशन इज टू बी पेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स पर्सनल लोन इज टू बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, एंड ऑल पार्टनर्स शुड वर्क एक्टिवली इन द बिजनेस। So ये rules applicable in the absence of partnership deed थे। I hope these rules are clear to you all. In case if you feel any query, any doubt, कोई भी query हो, कोई भी doubt है, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi and all of you were watching Najeeb Hashmi's lectures. Thank you.